हेलो, वेलकम टू लीगल कुलदीप। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में, जो कि 63 से लेकर के 73 के बीच में आते हैं। सबसे पहले जो सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं वो चैप्टर 5 के अंदर आते हैं बीएनएस में, 63 से लेकर के 99 के बीच में। इसके अंदर ये जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन के बारे में इस चैप्टर के अंदर बात की गई है। ठीक है, तो इसमें भी 5 यूनिट है। सबसे पहले सेक्सुअल ऑफेंस की जो है 63 से लेकर के 73 के बीच में। फिर है क्रिमिनल फोर्स या फिर असोल्ट को यूज़ करना अगेंस्ट वुमन के, ये 74 से लेकर के 79 के बीच में। उसके बाद में मैरिज से रिलेटेड जो भी ऑफेंस होते हैं वो 80 से लेकर के 87 के बीच में। फिर मिसकैरेज, फिर चिल्ड्रन के बारे में इनका ये सेक्शन है। तो सबसे पहले हम जो इसकी पहली यूनिट है जो कि सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में बात करती है 63 से लेकर के 73 के बारे में, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो यूनिट है वो रैप के बारे में बात करती है। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 63 के बारे में। सेक्शन 63 रैप को डिफाइन करता है। इस सेक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले ए से लेकर के डी तक 4 एक्टिविटी दे रखी है। उसके बाद में 7 कंडीशन दे रखी है। यदि चारों में से कोई भी एक्टिविटी के साथ में यदि कोई ये जो 7 कंडीशन दे रखी है, इनमें से यदि कोई एक भी फुलफिल हो जाती है तो उस कंडीशन में उसको रेप मान लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 एक्टिविटी दे रखी है और उसके बाद में 7 वहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। जब उनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यदि 7 में से कोई भी पॉइंट हो और इन चारों में से कोई भी एक पॉइंट हो, यदि वो आपस में मिल जाते हैं तो उस कंडीशन में उसको रेप मान लिया जाता है। ठीक है, तो 63 बात करता है कि जब कोई मैन ऐसा काम करता है, रेप सिर्फ मैन ही कर सकता है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो जब मैन ये चारों एक्टिविटी करता है, कौन सी एक्टिविटी? पेनेट्रेट करता है हिज पीनस को, कहाँ तक? किसी भी एक्सटेंट तक। ठीक है, और इनटू किस में? वजाइना में, माउथ में, यूरेथ्रा में और एनस के अंदर। या तो वो खुद करता है या फिर मेक्स हर, वुमन को ऐसा करने के लिए वुमन से ऐसा करवाता है कि वो ऐसा उसके साथ में करे या फिर किसी अदर पर्सन के साथ में करे। ठीक है, तो या फिर बी वाली एक्टिविटी है कि इंसर्ट करना एनी एक्सटेंट, किसी भी एक्सटेंट तक। किसको? या तो कोई ऑब्जेक्ट को या फिर किसी बॉडी पार्ट को। इस बॉडी पार्ट के अंदर पीनस इंक्लूड नहीं है क्योंकि पीनस के बारे में ऊपर वाली एक्टिविटी में बात होगी। ठीक है, तो किसी भी अपने बॉडी पार्ट को या फिर ऑब्जेक्ट को वुमन के वेजाइना में या फिर यूरेथ्रा में या फिर एनस के अंदर इंसर्ट करना, या फिर उससे ऐसा करवाना उसके साथ में या फिर किसी और के साथ में। ठीक है, इसकी जो सी वाली एक्टिविटी है कि मैनिपुलेट करना, किसको? एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ वुमन, वुमन के किसी भी पार्ट के को इस तरीके से मैनिपुलेट करना कि पेनिट्रेशन हो जाए वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस के अंदर, और या फिर किसी भी वुमन के पार्ट के अंदर। ठीक है, या तो वो खुद ऐसा करता है या फिर मैक्स उस वुमन से ऐसा करवाता है, ये या तो अपने साथ में या फिर किसी और के साथ में। ठीक है, अब जो इसकी डी एक्टिविटी है वो ये बात करती है कि अपना जो माउथ अप्लाई करता है किन के ऊपर? वुमन के वेजाइना के ऊपर या एनस के ऊपर या फिर यूरेथ्रा के ऊपर। या तो वो खुद करता है या फिर वो उस वुमन से करवाता है कि वो ऐसा उसके साथ में करे या फिर किसी अदर पर्सन के साथ में करे। ठीक है, तो ये तो हम बात कर चुके चारों एक्टिविटी के बारे में, है ना। अब ये चारों एक्टिविटी में से यदि कोई भी एक एक्टिविटी होती है और इस कंडीशन के साथ में, अब हम बात करते हैं कि ये जो 7 डिस्क्रिप्शन के बारे में, ये जो 4 एक्टिविटी थी ए से लेकर के डी के बारे में, उनके बारे में बात कर ली। अब हम इन 7 एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। 7 एक डिस्क्रिप्शन है। यदि इनमें से एक भी कंडीशन पूरी हो जाती है तो वहाँ पर उस कंडीशन में उसको रेप मान लिया जाएगा। ठीक है, इन चारों में से कोई भी एक्टिविटी करना अगेंस्ट हिज विल के या विदाउट हर कंसेंट के। अब विल और कंसेंट में फ़र्क होता है। जैसे कि विल का मतलब होता है कि जब वो अपनी जो कंसेंट होती है वो बता देती है कि भाई या तो यस या फिर नो, तो उस कंसेंट जानने के बाद में उसकी विल के अगेंस्ट में कोई काम करना, है ना। कंसेंट का मतलब होता है कि उसने उस चीज़ के लिए कंसेंट नहीं दिए, मतलब उसको पूछा तक भी नहीं है ना। यहाँ पे तो एक बार उसको पूछा जाता है भाई इस चीज़ के बारे में, फिर अपना वो आंसर नो में करती है, लेकिन फिर भी उसके साथ में ये चारों में से कोई एक्टिविटी होती है। और कंसेंट में क्या होता है कि उसके कुछ भी उसे पूछा नहीं जाता है और विदाउट कंसेंट उसके साथ में कुछ भी एक्टिविटी कर देते हैं। ठीक है, या तो अगेंस्ट हर विल के या विदाउट हर कंसेंट के, या फिर उस वुमन से कंसेंट तो ली गई है लेकिन वहाँ पर उस वुमन को फियर दिया गया है
कि किसका, या तो डेथ का या फिर हर्ट का, या तो उस खुद को, या फिर जिस पर्सन में वो इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड का मतलब हो गया जो कि उसके मतलब जिसके बारे में उसका पिता हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, या मतलब उसके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। तो उनमें से किसी को भी फीड देना, या तो डेथ का या हर्ट का। ठीक है, यहाँ पर कंसेंट है, लेकिन कंसेंट इस फियर को माध्यम बना करके यहाँ पर कंसेंट ली गई है। ठीक है, कंसेंट है लेकिन कंसेंट है लेकिन उसने कंसेंट इस बिलीव के साथ में दिए कि जिस पर्सन के साथ में वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है वो उसका हस्बैंड है। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली में उसका हस्बैंड नहीं है। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है ना, वो अपने आप को इस तरीके से मतलब बहरूपिया वगैरह कुछ भी हो सकता है कि वो जो कंसेंट मिली है उसको एज ए हस्बैंड के लिए मिली है, लेकिन वो उसका हस्बैंड नहीं है। तो वो रेप की कैटेगरी में आ जाएगा। या फिर उसने कंसेंट दी है, लेकिन जो कंसेंट दी उसने अनसाउंड माइंड की वुमन है, या फिर उसने इंटॉक्सिकेशन के स्टेट में अपनी कंसेंट दी है, या फिर कोई उसने सब्सटेंस लिया है जो कि स्टूपिफाइंग है या फिर अनहोलसम है। स्टूपिफाइंग का मतलब होता है कि अनेबल टू थिंक क्लियरली, कोई भी सब्सटेंस लेना जिसके कारण से एक पर्सन के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। ठीक है, और अनहोलसम मतलब एक अनहेल्दी है, जो उसके माइंड और फिजिकल हेल्थ के लिए अनहेल्दी है, और उसको इस तरीके से बना देगी कि वो अपने आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं रहेगी। ठीक है, या तो अनसाउंड माइंड, या फिर इंटॉक्सिकेशन, या फिर सब्सटेंस का यूज़ करते हुए कंसेंट मिलना, या फिर उसकी कंसेंट मिले चाहे भले कंसेंट उसके नहीं मिले, अंडर 18 ईयर है तो, या फिर वो जो वुमन है इस कंडीशन में है कि अनेबल टू कम्युनिकेट हिज कंसेंट, वो अपनी कंसेंट को कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है। मान लो उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया, या किसी भी कंडीशन में जब अपनी कंसेंट को वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में तो ये 7 डिस्क्रिप्शन हो गए। इन 7 डिस्क्रिप्शन में से जब ए से लेकर के डी तक इनमें से कोई भी एक्टिविटी वुमन के साथ में होती है तो उसको रेप की कैटेगरी में मान लिया जाएगा। अब सेक्शन 60 जो 3 है वो रेप को डिफाइन करता है, जो सेक्शन 64 है वो रेप के बारे में, पनिशमेंट के बारे में बोलता है। लेकिन उस सेक्शन के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम इसका जो एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये बोलता है कि वेजाइना के अंदर जो लेबिया मेजोरा होता है वो भी इंक्लूड होता है। जो वेजाइना का जो इनर पार्ट होता है उसको लेबिया माइनोरा बोलते हैं, और जो आउटर पार्ट होता है उसको लेबिया मेजोरा बोलते हैं। तो वेजाइना के अंदर लेबिया मेजोरा भी इंक्लूड होता है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन 2 इसका ये बोलता है कि जो कंसेंट होती है वो एक अनइक्विवोकल वॉलंटरी एक कंसेंट होनी चाहिए ना, जो एग्रीमेंट होना चाहिए उन दोनों के बीच में। अनइक्विवोकल का मतलब होता है, इक्विवोकल का मतलब होता है कि एक चीज़ के 2 मीनिंग निकल रहे हैं, है ना। इक्विवोकल, अनइक्विवोकल का मतलब होता है कि जो चीज़ है उसका एक ही मीनिंग निकल रहा है, स्पष्ट एकदम क्लियर। और वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से एग्रीमेंट होता है। अब वो एग्रीमेंट बाय वर्ड्स भी हो सकता है, या गेस्चर के द्वारा भी हो सकता है, या फिर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वर्बल या फिर नॉन वर्बल। और उसके साथ में जो कंसेंट मिली है वो किसी स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट के लिए मिली है ना। कोई अदर एक्ट कर दिया दूसरा तो फिर वहाँ पर वो कंसेंट एक वॉलंटरी कंसेंट नहीं रहेगी, है ना। स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट के लिए कंसेंट देना, और कंसेंट के लिए अनइक्विवोकल एक क्लियर एकदम, और वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से एग्रीमेंट होता है वर्ड गेस्चर या फिर किसी भी तरीके से, तो उसको कंसेंट माना जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रोवाइडेड ये बोलता है कि जब वुमन के साथ में ये सब हो रहा होता है, यदि वो फिजिकली नॉट रजिस्ट, यदि वो फिजिकली रजिस्ट नहीं करती है, रजिस्ट मतलब वो कुछ हाथ पैर वगैरह मारना, तो यदि उसने ऐसा नहीं किया है तो इसका मतलब ऐसा कंसेंट से नहीं माना जाएगा कि जब इस वुमन के साथ में रेप हो रहा था तो इसने कोई भी फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि उसकी वहाँ पर कंसेंट उसको मिल गई थी। ठीक है, अब इसका एक्सेप्शन है 2, इसके 2 एक्सप्लेनेशन के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं इसके एक्सेप्शन के बारे में। एक्सेप्शन फर्स्ट बोलता है कि जब उस वुमन के साथ में कोई मेडिकल प्रोसीजर हो रहा होता है। ठीक है, अब मेडिकल प्रोसीजर में कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह इंसर्ट किया जाता है ना, तो इस कंडीशन में जो मेडिकल प्रोसीजर में जब कुछ भी होता है तो उसको रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन उसको 2 ये बात करता है कि जब मैन होता है वो खुद की वाइफ के साथ में सेक्सुअल एक्ट करता है और वो 18 से ऊपर की है ना, 18 से कम एज की नहीं है, तो उसको रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, है ना। अब यहाँ पर कंसेंट वाली चीज़ को थोड़ा छोड़ा गया है। ठीक है, यदि वो उसकी वाइफ है और वो 18 से ऊपर है और कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसको रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारे आंदोलन वगैरह होते हैं और इसको मैरिटल रेप के नाम से इसके ऊपर
मतलब काफ़ी जजमेंट वगैरह आते हैं, काफ़ी इसके ऊपर प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। लेकिन 18 से ऊपर है, खुद की वाइफ है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसको रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 64 के बारे में। 64 बात करता है पनिशमेंट के बारे में। तो रेप की जो पनिशमेंट है वो है मिनिमम 10 साल से लेकर के LI तक उसको इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है और साथ में फ़ाइन भी देना होगा, ठीक है। और ये जो इम्प्रिजनमेंट इसको मिली है वो रिग्रेस की होगी। रिग्रेस मतलब होता है कि इम्प्रिजनमेंट के साथ में उसको हार्ड लेबर भी करना होगा, ठीक है। तो ये तो होगी रेप की पनिशमेंट के बारे में। अब जो इस 64 का सबसेक्शन 2 है वो कस्टोडियल रेप के बारे में बात करता है, ठीक है। इसमें जो इंटेंसिटी होती है वो हाई होती है, इसके लिए पनिशमेंट भी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना। पनिशमेंट में थोड़ी इंटेंस पनिशमेंट होती है। जो सबसेक्शन 2 है इसको हम कस्टोडियल रेप के नाम से जानते हैं। कस्टोडियल रेप का मतलब होता है जब एक वुमन होती है वो किसी कस्टडी में होती है। अब वो कस्टडी में किसी पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में हो सकती है, किसी पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी में हो सकती है, या फिर वो अपने माता पिता की कस्टडी में हो सकती है, या फिर किसी अपने रिलेटिव की कस्टडी में हो सकती है ना। मतलब कस्टडी का मतलब है वुमन किसी के प्रोटेक्शन में है, ठीक है। अब उसके गार्जियन वगैरह वो कुछ भी हो सकते हैं। तो उस कस्टडी में होते हुए उसका जब रेप होता है तो उसको हम कस्टोडियल रेप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हुएवर, अब यहाँ पर इन पर्सन के नाम दे रखे हैं कि जब ये लोग अपने कस्टडी में किसी वुमन का रेप करते हैं तो उस कंडीशन में उसके लिए क्या पनिशमेंट दे रखी है। तो सबसे पहले हम उन पर्सन को जान लेते हैं कि वो कौन कौन लोग हैं। जब कोई पुलिस ऑफिसर अपने जो पुलिस स्टेशन की लिमिट में किसी वुमन के साथ में करते हैं, या फिर जो पुलिस स्टेशन की जो प्रमाइस है उसमें करते हैं, या फिर उस पुलिस ऑफिसर की कस्टडी के अंदर कोई वुमन है, या फिर उस पुलिस ऑफिसर के जो सबॉर्डिनेट है उसकी कस्टडी में कोई वुमन है, उसके साथ में जब कोई रेप कमिट किया जाता है, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट है जिसकी कस्टडी में कोई वुमन है उसके साथ में रेप होता है, या फिर पब्लिक सर्वेंट के सबॉर्डिनेट की कस्टडी में कोई वुमन है और उसके साथ में रेप होता है, या फिर कोई आर्म्ड ऑफिसर है और उसकी उस एरिया में ड्यूटी लगी है, वहाँ पर वो अपॉइंटेड है और उस एरिया में वो रेप कमिट कर देता है, या फिर कोई स्टाफ या फिर मैनेजमेंट है किसका, या तो जेल का या फिर रिमांड होम का या फिर अदर प्लेस ऑफ कस्टडी का, वो प्लेस ऑफ कस्टडी कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई भी वुमन इंस्टीट्यूशन के लिए जो कि एक या फिर चाइल्ड इंस्टीट्यूशन के लिए कि वो बच्चों के लिए कोई इंस्टीट्यूट बना है, या फिर कोई वुमन के लिए उनके वेलफेयर वगैरह के लिए बना है। तो उसमें उसका जो स्टाफ या मैनेजमेंट जब उस वुमन के साथ में रेप कर देता है तो उस कंडीशन में, या फिर हॉस्पिटल का स्टाफ, या फिर उस वुमन का कोई भी रिलेटिव, गार्जियन या कोई टीचर, या फिर वो कोई ट्रस्ट की पोजीशन में है, ठीक है। किसी के माँ बाप ने अपने बच्चे को किसी और पर्सन के साथ में भेजा है, किसी गांव वाले के साथ में, ठीक है, लेकिन वो एक ट्रस्ट करके उसको भेजा है, ठीक है। तो वो ट्रस्ट वाली पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। या फिर कोई कम्युनल या फिर कोई सेक्टेरियन वायलेंस हो रहा है, कोई कम्युनल और सेक्टेरियन वायलेंस का मतलब हो गया जब दंगे वगैरह हो रहे हैं, जब कोई ये जो धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर कोई दंगे वगैरह हो रहे हैं उस कंडीशन में, या फिर जो रेप करने वाला पर्सन है उसको पता है कि ये जो वुमन है वो प्रेग्नेंट है, या फिर जो वुमन है वो इनकेपेबल है अपनी कंसेंट देने के लिए, ठीक है। या फिर वो जो पर्सन है एक पोजीशन में है कि वो वुमन को कंट्रोल कर सकता है, या फिर वुमन के ऊपर डोमिनेंस है उसका, है ना। तो उस कंडीशन में, या फिर जो वुमन है वो मेंटल या फिर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है उसको, ठीक है। या फिर जब रेप करते टाइम कोई ग्रीवियस बॉडीली इंजरी उसको वुमन को हो जाती है, या फिर उसका मेम्स मतलब कुछ ऐसे पार्ट को इस तरीके से इंजर कर देना कि वो आगे वो जो एक उसका नॉर्मल वर्क होता है वो करने के लिए कैपेबल नहीं रहना, ठीक है। या फिर उसको डिसफिगर कर देना, उसको तोड़ देना, मरोड़ देना, या फिर इंडेंजर करना लाइफ को, मतलब लाइफ खतरे में जाती है, तो इनमें से कोई भी चीज़ होती है तो, या फिर वो सेम वुमन के साथ में रिपीटली रेप करता है। तो इन सभी कंडीशन के अंदर जो एक इंटेंसिटी होती है इम्प्रिजनमेंट की वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। उसकी क्या इम्प्रिजनमेंट है, 10 साल तो उसको मिनिमम इम्प्रिजनमेंट होगी, लेकिन जो कि एक्सटेंड हो सकती है LI तक। अब ये जो इम्प्रिजनमेंट हो रही है उस पर्सन को, ये रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो LI है, यहाँ पर LI डिफरेंट है। उस पर्सन की जो नेचुरल लाइफ है तब तक वो पर्सन जेल में रहेगा, ठीक है। नॉर्मल LI के अंदर क्या होता है कि जब 14 साल पूरे हो जाते हैं तो उस कंडीशन में सरकार के द्वारा उसको कंसेशन देके उसको बीच में छोड़ा भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब ये लिखा हुआ होता है कि पर्सन अपने जो नेचुरल लाइफ है वहाँ तक रहेगा, तो उस कंडीशन में सरकार के पास में ये पावर नहीं होती है कि वो LI कम कर दें, ठीक है। तो 10 साल से लेकर के LI तक।
जो 64 के सब सेक्शन 1 में जो ये जो यहाँ पर एल आई थी, ये नॉर्मल एल आई थी, जबकि यहाँ पर जो एल आई की बात हो रही है वो पर्सन की नेचुरल लाइफ तक की बात हो रही है, ठीक है। और उसके साथ में फ़ाइन, और उसके साथ में ये फ़ाइन वगैरह लग जाएगा, ठीक है। अब इसके भी एक्सप्लेनेशन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन यदि हम इनको 1 मिनट में कवर कर सकते हैं तो इनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर जो आर्म्ड फोर्स है उसका क्या मीनिंग है? आर्म्ड फोर्स का मतलब होता है जो नॉर्मल आर्मी है, जो नॉर्मल नेवी है या एयरफोर्स है, या फिर कोई भी आर्म्ड फोर्स बनाई गई है किसी भी लॉ के अंडर में, है ना, वो भी इसमें इंक्लूड होती है। या कोई पैरामिलिट्री फोर्स होती है, या फिर ऑक्सिलरी फोर्स होती है। ऑक्सिलरी मतलब जो मेन फोर्स होती है उसको असिस्ट करने के लिए। और ये जो लॉ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है। मतलब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बना के कोई आर्म्ड फोर्स बना सकती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ बना के आर्म्ड फोर्स बना सकती है। तो वो सारे के सारे आर्म्ड फोर्सेस के अंदर इंक्लूड होंगे। हॉस्पिटल का मतलब होता है प्रीसिंक्ट, प्रीसिंक्ट का मतलब होता है जो उसकी प्रीमाइसेस होती है। हॉस्पिटल उसका जो ग्राउंड है, उसका मतलब जो सामने कोई गार्डन वगैरह है, तो वो सारा हॉस्पिटल के अंदर कवर होता है। और प्रीसिंक्ट जो कि ऐसा प्लेस जहाँ पर जो मरीज़ होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनको रिसेप्ट किया जाता है। रिसिप्ट किया जाता है मतलब उनको ग्रहण करना, हाँ भाई यहाँ पर पेशेंट आ सकते हैं, और जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है तो वो भी परिसर होगा, जो प्रीमाइसिस होगी वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। और ऐसी जगह जहाँ पर उनको कॉन्वलसेंस पीरियड के लिए रखा जाता है। कॉन्वलसेंस का मतलब होता है जब पर्सन की जो भी उसका ट्रीटमेंट होना है वो हो गया, अब वो रिकवरी के टाइम पर है कि इसको इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो रिकवरी के टाइम में उसको अपने जो वार्ड वगैरह में होता है, तो इस कंडीशन में जिस जगह पर वो होता है वो भी हॉस्पिटल के प्रेमाइसिस के अंदर आता है। पुलिस ऑफिसर का मतलब होता है कि जो पुलिस एक्ट 1861 में जो मीनिंग दिया हुआ है वो वाला, ठीक है। और डी में दे रखा है कि वुमन और चाइल्ड इंस्टीट्यूशन क्या मतलब है? उसका मतलब होता है तो ऑर्फनेज हो गया, या फिर होम फॉर नेग्लेक्टेड वुमन और चाइल्ड हो गया, या फिर कोई विडो होम हो गया। ये तो यहाँ पर 3-4 एग्जाम्पल दे दिए, लेकिन एनी अदर नेम, किसी भी नाम से भले ये इंस्टीट्यूट हो सकते हैं जो कि रिसेप्शन उनको ग्रहण करते हैं और उनकी केयर करते हैं, किनकी, वुमन और चाइल्ड को। तो वो सारे के सारे वुमन और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के अंदर आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम 65 के अंदर। 65 बात करता है कि जब रेप का कोई ऑफेंस होता है सर्टेन केसेस में, वो सर्टेन केसेस कौन से हैं? जब कोई वुमन है जो 16 साल से कम है उसके साथ में रेप होता है, और जो वुमन 12 साल से कम है उसके साथ में रेप होता है, तो इस कंडीशन में उसके लिए क्या पनिशमेंट है? तो सबसे पहले जब 16 साल से कम की वुमन के साथ में रेप होता है तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी उस पर्सन को, और मिनिमम 20 साल की मिलेगी, और जो कि एल आई तक एक्सटेंड हो सकती है। और ये यहाँ पे उस पर्सन की नेचुरल लाइफ वाली एल आई है। और साथ में फ़ाइन, और फ़ाइन जस्ट और रिजनेबल होना चाहिए ताकि उस वुमन के मेडिकल एक्सपेंस वगैरह और उसके रिहेबिलिटेशन के लिए वो प्रॉपर हो, एडिक्वेट हो उसके लिए। ये बात प्रोवाइडेड में दे रखी है। और प्रोवाइडेड फर्दर दैट एक और प्रोवाइज है उसमें ये दे रखा है कि ये जो भी फाइन लगेगा वो सारा का सारा पेड टू विक्टिम को दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जब किसी वुमन जो कि 12 साल से कम एज की है तो उसके साथ में जब कोई रेप होता है तो उस कंडीशन में क्या पनिशमेंट है? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, 20 साल मिनिमम है, और एल आई जो कि नेचुरल लाइफ वाली है, और फाइन तो है ही साथ में। या तो ये वाली इम्प्रिजनमेंट या फिर उसको डेथ, इन दोनों का ऑप्शन रहता है जज के पास में। और ये सेम टू सेम जो प्रोवाइड इसके दे रखे हैं फाइन के बारे में वो यहाँ पर भी लागू होते हैं, ठीक है। 66 बात करता है कि जब 64 के सब सेक्शन 1 के अंदर या फिर सब सेक्शन 2 के अंदर या फिर 65 के अंदर कोई रेप हो रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में जिस वुमन के साथ में रेप हो रहा है या तो उस वुमन की डेथ हो जाती है, या फिर वो वुमन होती है वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट के अंदर चल जाती है। इसका मतलब होता है नॉर्मल सा मीनिंग जान लो कि वो कोमा के अंदर चल जाती है ना। वो कुछ सोचने समझने की कोई फील करने की उसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, कोमा में चल जाती है। तो उस कंडीशन में यदि इन दोनों में से कुछ भी हो जाता है तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी, मिनिमम 20 साल की होगी जो कि एल आई तक एक्सटेंड हो सकती है, और ये जो एल आई है वो नेचुरल लाइफ तक है, या फिर डेथ, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 67 के बारे में। सेक्शन 67 ये बोलता है कि जब हस्बैंड और वाइफ सेपरेटली रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं कि वो या तो डिग्री ऑफ सेपरेशन के अंदर, मतलब वो जुडिशियल सेपरेशन के अंदर रह रहे हैं,
या फिर वो अदरवाइज़ मान लो वो कोई एग्रीमेंट करके सेपरेटली रह रहे हैं, ठीक है। तो जुडिशियल सेपरेशन का मतलब ये होता है कि जब एक हस्बैंड और वाइफ को डिवोर्स लेना होता है तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं, तो कोर्ट उनको डिवोर्स देने से पहले एक कुछ टाइम देता है कि आप दोनों अलग अलग रहो, तो क्या पता कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह क्लियर हो जाए और वापस आपका रिलेशन बच जाए, तो कोर्ट वहाँ पर एक ट्राई करता है। तो वो जो बीच में टाइम दे देता है उसको हम जुडिशियल सेपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उस जुडिशियल सेपरेशन के अंदर वुमन के साथ में विदाउट उसकी कंसेंट के कोई रेप उसके साथ में हो जाता है हस्बैंड के द्वारा, तो उस कंडीशन में इम्प्रिजनमेंट जो कि आइदर डिस्क्रिप्शन की हो सकती है 2 साल से लेकर के 7 साल तक की हो सकती है, और फाइन तो उसको देना ही होगा, ठीक है। तो ये हस्बैंड और वाइफ का मैटर आ गया यहाँ पे। अब बात करते हैं सेक्शन 68 के बारे में। 68 बात करता है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है पर्सन इन ऑथोरिटी के द्वारा, है ना। कौन कौन से वो पर्सन है, या तो वो पर्सन ऑथोरिटी में है या फिर वो फिड्यूसरी रिलेशन में। फिड्यूसरी रिलेशन का मतलब होता है कि एक ट्रस्ट की पोजीशन में, फिड्यूसरी रिलेशन में, ठीक है। जैसे पेरेंट हो गए, गार्जियन हो गए, टीचर वगैरह हो गया, जो भी है ना। और पब्लिक सर्वेंट हो गया कोई पर्सन, या फिर सुपरिटेंडेंट या फिर मैनेजर हो गया जेल का, रिमांड हाउस का, अदर प्लेस ऑफ कस्टडी का, या फिर कोई वुमन या फिर चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। या फिर कोई मैनेजमेंट स्टाफ हो गया हॉस्पिटल का, ठीक है। तो ये सारे के सारे पर्सन ये अथॉरिटी के अंदर होते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्योंकि ये सारे नाम हम 64 के सब सेक्शन 2 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में विदाउट कंसेंट का रेप होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ पर वुमन अपनी कंसेंट देती है, लेकिन कंसेंट क्यों देती है कि वो पर्सन अथॉरिटी के अंदर है या फिर फिड्यूसरी रिलेशन के अंदर है, या फिर वुमन को कोई काम पड़ गया है कोई पब्लिक सर्वेंट से, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो एक अपने पब्लिक सर्वेंट होने का फ़ायदा उठा रहा है और वो वुमन को सेड्यूस करता है, इंड्यूस करता है अपने साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, और वहाँ पर जो वुमन की कंसेंट होती है उस सेक्सुअल इंटरकोर्स में। इसलिए इसका हम मानते हैं, जब आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो आप ये लाइन आप वहाँ पर पढ़ोगे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू रेप, ये रेप की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको पनिशमेंट दे रखी है, ठीक है। उसकी कंसेंट क्यों मिली, क्योंकि वो पर्सन एक अथॉरिटी के अंदर है। तो जब इस कंडीशन में कोई रेप वगैरह जो एक ऑफेंस होता है, सेक्सुअल ऑफेंस होता है, तो उसमें रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होती है 5 से लेकर के 10 साल के बीच में, और साथ में फाइन से भी पनिशेबल होता है ये ऑफेंस। अब इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 ये बोलता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स का क्या मीनिंग होगा, जो कि हम 63 में ए से लेकर के डी में जो पढ़ते हैं वही सारा मैटर है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये बोलता है कि 63 का जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है वो भी यहाँ पे इंक्लूड है, मतलब वेजाइना इंक्लूड लेबिया मेजोरा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं उसमें। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इस सर पे क्लियरफाई करने के लिए कि भाई ये सेक्सुअल ऑफेंस नॉट अमाउंटिंग टू रेप है, लेकिन फिर भी इन वर्ड का मीनिंग सेम ही होगा जो कि रेप में होता है, ठीक है। सुपरिटेंडेंट का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी पर्सन जो कि एक्सरसाइज कर सकता है अपनी अथॉरिटी या फिर कंट्रोल ओवर इनमेट का मतलब होता है जो उसमें रहने वाले हैं, जेल के अंदर, रिमांड हाउस के अंदर या फिर हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। उनको पेशेंट वगैरह बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 ये बोलता है कि हॉस्पिटल और वुमन और चिल्ड्रन केयर इंस्टीट्यूशन में क्या मीनिंग होगा, वही होगा जो कि 64 में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ये हॉस्पिटल का मैंने मतलब क्या होगा, मतलब उसका जो परिसर हो गया, रिसेप्शन और उनकी केयर के लिए जो प्लेस वगैरह बना होते हैं वो उसके अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं 69 के बारे में। 69 ये बोलता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, लेकिन वो डिसीटफुल मीन्स के द्वारा हो रहा है। अब डिसीटफुल मीन्स क्या होता है, डिसीटफुल मीन्स का मतलब होता है कोई भी इंड्यूसमेंट से, मतलब उसको प्रलोभन देना, कोई लालच देना उसको, या फॉल्स प्रॉमिस करना एम्प्लॉयमेंट का कि मैं आपको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दिलवा दूंगा या फिर आपका प्रमोशन करवा दूंगा, ठीक है। अब वो प्रॉमिस करता है लेकिन वो फॉल्स प्रॉमिस होता है, ठीक है। या फिर शादी करना अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके। मान लो एक पर्सन बोलता है कि मेरे पास में इतनी इनकम है, या फिर मैं इस परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, या फिर अपनी जो भी आइडेंटिटी होती है, जो भी कास्ट कुछ भी हो सकता है उसमें ना, एक जो आइडेंटिटी को छुपा करके शादी करना भी डिसीटफुल मीन्स की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं डिसीटफुल मीन्स के द्वारा, या फिर प्रॉमिस करते हैं मैरिज का, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं होता है शादी करने का, लेकिन फिर भी वहाँ पर ये इंटरकोर्स होता है, तो उस कंडीशन में इस ऑफेंस को भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू रेप की कैटेगरी में माना गया है, क्योंकि ठीक है डिसीटफुल मीन्स है, लेकिन यहाँ पर एक कंसेंट है उस वुमन की, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो पनिशमेंट है, आइदर डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जो कि 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और फाइन भी साथ में होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 70 के बारे में। 70 बात करता है गैंग रेप के बारे में।
गैंग रेप में ज़रूरी नहीं होता है कि मल्टीपल पर्सन रेप करने होते हैं, उसमें एक पर्सन भी रेप कर सकता है। ठीक है, गैंग रेप का मतलब होता है वन और मोर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिंग ए गैंग। ठीक है, और वो कॉमन इंटेंशन के साथ में रेप करते हैं। ठीक है, मान लो 4 लोग हैं, 4 लोगों ने ये बोला कि इस पर्टिकुलर वुमन का रेप करना है। एक जना बाहर गाड़ी लेके खड़ा है, दूसरे ने किडनैप किया, तीसरे ने किसी को मान लो उसको काम है कि उसको वापस उसको मारना वगैरह कुछ भी है, और एक पर्सन यहाँ पर रेप करता है उसका, तो ये भी गैंग रेप की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, वन और मोर पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग ए गैंग, एक ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं, और वो कॉमन इंटेंशन के साथ में कि इस वुमन के साथ में रेप करना है, वो अब कुछ भी एक्ट करते हैं, वो रेप करते हैं, तो उसको गैंग रेप बोलते हैं। तो उस कंडीशन में ईच पर्सन लाइबल होगा, भले ही उसने कुछ किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है, अब कुछ तो कर रहे हैं वो, कुछ ये यहाँ पे इसको मारने के लिए बैठा है, ये उसको पकड़ के लेके आया, या फिर ऐसा कुछ और काम है आसपास देखने का, जो भी है, तो ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर उनका वो सेक्सुअल कोई एक्ट नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन फिर भी वो गैंग रेप के लिए लाइबल हो सकते हैं। तो इस गैंग रेप में यदि वुमन 18 से ऊपर है, ये बात करता है 18 से कम का, ये बात करता है 18 से ज़्यादा का। यदि वुमन 18 से ज़्यादा की है तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट तो ही है 20 साल मिनिमम, जो कि LI तक जा सकती है, और नेचुरल लाइफ तक की ये LI है, और फाइन साथ में होगा। मतलब फाइन तो कंपलसरी है, सब में कंपलसरी है रेप वाले केसेस में। यदि वुमन की एज 18 से कम है, उस कंडीशन में उसके ऊपर यदि कोई गैंग रेप होता है तो इसमें LI होगी, और साथ में फ़ाइन या फिर उसको डेथ पेनल्टी, ये 2 ही ऑप्शन है जज के पास में। ठीक है, और इसमें सेम वो जो प्रोविज़न हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो फ़ाइन होगा वो जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए, कि जो उसका मेडिकल एक्सपेंस वगैरह है वो उठा सके अपना, और रिहेबिलेट जो एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरी है वो अपने आप को वापस एक नॉर्मल लाइफ में लेके आ सकती है, उसके लिए वो इनफ होना चाहिए। और प्रोवाइडेड फर्दर में ये दे रखा है कि ये जो फाइन लगेगा एक्यूज के ऊपर, ऑफेंडर के ऊपर, वो विक्टिम को दिया जाएगा सारा का सारा। ये यहाँ पर चीज़ क्यों लिखी गई है, क्योंकि जब किसी से फ़ाइन लिया जाता है तो जज के पास में ये ऑप्शन रहता है कि कुछ उसमें फ़ाइन होता है और कुछ में कंपनसेशन होता है। जो फ़ाइन होता है वो सारा का सारा जाता है स्टेट गवर्नमेंट या अकाउंट में, और जब अब जज के ऊपर है कि वो उसको फ़ाइन को कुछ कंपनसेशन में कन्वर्ट करके विक्टिम को दे सकता है। अदर केसेस की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये जज के ऊपर ये एक तरह का एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर को ख़त्म कर दिया, बोला जो भी फाइन लगेगा वो सारा का सारा विक्टिम को देना होगा। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट के खाते में कुछ भी नहीं जाएगा। तो 70 के बारे में बात होगी। अब बात करते हैं 71 के बारे में। सेक्शन नंबर 71 ये बोलता है कि जब रिपीट ऑफेंडर होता है, पहले वो कन्विक्ट हो चुका है लेकिन अब की बार वो फिर से कन्विक्ट हुआ है, किसके अंदर, ये जो सेक्शन पर्टिकुलर ध्यान में रखना आपको कि 64, 65, 66 और 70, ये सिर्फ 4 ही सेक्शन है ना। ये जो टॉपिक है वो 63 से लेकर के 73 के बीच में आ रहा है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर ये जो 4 सेक्शन है, इसके अंदर यदि कोई ऑफेंस हो रहा है और इसके लिए ही वापस कोई ऑफेंस करता है दोबारा, तो उस कंडीशन में उसको LI या फिर उसको डेथ मिल सकती है। ठीक है, सेक्शन 72 बात करता है कि जो जिस वुमन के साथ में रेप हुआ है, मतलब हमने अभी 71 तक पढ़ा है, तो 65 से लेकर के 71 तक कोई भी उसके साथ में ऑफेंस हो रहा है, यदि डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति यदि प्रिंट करता है या पब्लिश करता है उसका नाम या फिर ऐसा कोई मैटर, उस मैटर को देख करके उसकी आइडेंटिटी क्लोज हो सकती है। जैसे कि ये बोल दें कि इस पर्टिकुलर जगह की इस कॉलोनी, जो कि इस स्कूल में बच्ची पढ़ती है और इस क्लास में पढ़ती है और इस कास्ट की है, इसके साथ में रेप हुआ है। अब जब ये मैटर पूरा डिस्क्लोज हो जाएगा तो इन सब को कनेक्ट करके उस बच्चे का पता लगाया जा सकता है कि वो कौन है। ठीक है, या फिर कौन वुमन है वो, तो यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो सकती है। तो ना तो ये मैटर छाप सकते हैं और ना ही उसका नाम छाप सकते हैं। ठीक है, यदि कोई ऐसा करता है तो उस कंडीशन में उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जो कि आइदर डिस्क्रिप्शन की, जो कि 2 साल तक ही, और साथ में फाइन भी उसके ऊपर लगेगा। ठीक है, अब ये जो प्रिंट और पब्लिश अलाउ किए भी जा सकते हैं, कब किए जा सकते हैं, जब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसके द्वारा, या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऑर्डर पर इन राइटिंग, ये जो ऑर्डर होता है वो राइटिंग में होना चाहिए, है ना, इसके ऑर्डर पर। कब, फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मान लो वो एक बच्ची मिली है जो कि बोल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती है ना, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो भाई वो कहाँ से है, उसके वो किन के साथ में बाहर निकली थी, जो इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से यदि कोई आयो वगैरह उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर सकते हैं, या फिर विक्टिम खुद अपनी आइडेंटिटी
डिस्क्लोज कर सकती है, या फिर विक्टिम की ऑथराइजेशन इन राइटिंग से भी वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर सकता है। विक्टिम चाहे भाई ये चीज़ मेरे साथ हुई तो मैं इसका प्रचार करती हूँ कि किसी और पर्सन के साथ में ऐसा नहीं हो, तो वो अपनी खुद की आइडेंटिटी भी रिवील कर सकती है। ठीक है। सी वाला ये बोलता है कि जब विक्टिम या तो डेड हो चुकी है, मर चुकी है, या फिर वो एक चाइल्ड है, या फिर अनसाउंड माइंड की है, तो उस कंडीशन में जो नेक्स्ट ऑफ किन है, इसका मतलब होता है कि उसके जो परिवार वाले होते हैं वो ऑथराइजेशन इन राइटिंग के द्वारा वो उसकी आइडेंटिटी को रिवील कर सकते हैं। लेकिन वो किसको रिवील कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन को ही रिवील कर सकते हैं। और रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि जो रिकॉग्नाइज्ड है या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये किसी एक मीडिया वगैरह को नहीं दे सकते हैं, ये एक रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन को ही ये जो आइडेंटिटी की परमिशन दे सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 73 के बारे में। 73 ये बात करता है कि वो तो एक आइडेंटिटी की बात की हुई, लेकिन जब उनकी कोर्ट की प्रोसीडिंग भी चलेगी ना, कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है किन ऑफेंस में, जो कि सेक्शन 72 मेंशन है। और 72 में कौन से मेंशन है? 65 से लेकर के 71 के बीच में जो भी मतलब रेप वाले ऑफेंस है। ठीक है। तो उस कंडीशन में कोर्ट की प्रोसीडिंग को या तो प्रिंट करना या फिर पब्लिश करना, है ना, विदाउट कोर्ट परमिशन के, वो भी एक ऑफेंस होता है पनिशेबल। तो उसके लिए जो पनिशमेंट मिलती है वो इम्प्रिजनमेंट जो कि 2 साल तक की मिल सकती है, और फाइन भी। और ये जो सेम पनिशमेंट इसमें भी है, 72 और 73 की सेम पनिशमेंट है। ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन ये बात करता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है उनको आप पब्लिश कर सकते हो। अब ये सोचने वाली बात है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर क्यों अलाउ किया गया, इनकी प्रोसीडिंग क्यों अलाउ किया गया है? क्योंकि ट्रायल कोर्ट में क्या होता है कि हर एक का बयान होता है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में क्या हुआ था, है ना। तो हर एक फैक्ट वगैरह जो कि अब रेप के केसेस में थोड़े अनकम्फर्टेबल होते हैं वो चीज़ें। ठीक है। हाई कोर्ट तक वो मैटर पहुंचता है जब कोई डिस्प्यूट हो, एक क्वेश्चन अराइज होता है किसी लॉ के ऊपर कि अभी ये पर्टिकुलर चीज़ में ये लॉ लगना चाहिए फिर नहीं लगना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए उस लॉ के बारे में जानकारी सबको मिलनी चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है उसके ऊपर ये लॉ लगता है या फिर नहीं लगता है, या फिर इस लॉ का किस तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन किया जाए। ठीक है। तो उस कंडीशन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीडिंग को अलाउ किया गया है। इन कोर्ट में और किसी भी कोर्ट के अंदर जो उस पार्टी का नाम नहीं लिखा होता, जैसे कोर्ट का नाम लिखता है ना भाई, जैसे कि रामनिवास वर्सेस सरकार बनाम सरकार, तो इस कंडीशन यहाँ पर रामनिवास का नाम आ गया, लेकिन जो रेप के केस होते हैं उनमें उस पार्टी का नाम नहीं होता है, जो विक्टिम का नाम वहाँ पर नहीं आता है। ठीक है। तो उससे उसकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं होती है, और जो लॉ वाला एंगल वगैरह होता है वो भी एक आम लोगों को पता लग जाता है। इसलिए यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कोर्ट प्रोसीडिंग इसको अलाउ यहाँ पर किया गया है। तो ये पूरा का पूरा जो बात करता है रेप के बारे में, सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में, 63 से लेकर के 73 के बारे में। थैंक यू।